तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े डरावने विषय पर बात करने वाले हैं। धोखे की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर ऑफ डिसेप्शन। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे लोगों के दिमाग से खेलने का ये खेल पुराने जमाने के डेरों और आश्रमों से निकलकर आज सीधे हमारी और आपकी सोशल मीडिया फीड्स तक पहुंच गया है। ये सिर्फ कोई साधारण अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक आम सा इंसान अचानक से भगवान या डेमीगॉड कैसे बन जाता है। इस पूरे साइकोलॉजिकल खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन मॉडर्न गॉडमैन यानी बाबाओं के करिश्मे और उनके उस असीम प्रभाव को देखना होगा जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारत में किया है। रातों रात कोई भगवान नहीं बनता, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। तो आज के हमारे इस रोड मैप का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इन गॉडमैन के उदय, उनके तथाकथित चमत्कारों की असलियत, माइंड कंट्रोल के तरीके, लिप्टन के पैमाने और फिर आज के मॉडर्न डिजिटल स्कैमर्स के एवोल्यूशन और ब्रांड जैकिंग पर बात करेंगे। यह हमें असल दुनिया के शोषण से लेकर डिजिटल दुनिया की चोरी तक का पूरा सफर समझाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द राइज ऑफ गॉडमैन। देखिए, पिछले कुछ दशकों में कुछ तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने खुद को एकदम दिव्य अवतार बताकर बेहिसाब दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का ही उदाहरण ले लीजिए। एक तरफ उनकी चमचमाती पब्लिक इमेज थी, जहां वो अपनी ही फिल्मों के सुपरस्टार थे और रूहानी कॉन्सर्ट्स में लाखों की भीड़ जुटाते थे, और दूसरी तरफ असलियत क्या थी? आज वही रूहानी गुरु बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पब्लिक इमेज और क्रिमिनल रियलिटी के बीच का ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। कुछ ऐसा ही मामला आसाराम का भी रहा। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 400 आश्रमों और 40 स्कूलों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। सत्ता और रसूख ऐसा कि बड़े बड़े लोग नतमस्तक थे, लेकिन ये पूरा का पूरा साम्राज्य एक बहुत ही गंदे झूठ पर टिका था। जब कानून ने अपना काम किया और सच्चाई सामने आई तो ये तथाकथित भगवान भी एक नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगतने जेल पहुंच गए। और हाँ, निर्मल बाबा को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने तो सीधे टेलीविजन की ताकत का इस्तेमाल किया और अपने समागम टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लगे। ये लोगों की गंभीर और असल जिंदगी की समस्याओं के लिए अजीबोगरीब और एकदम बेतुके समाधान देते थे। और हैरानी की बात देखिए, लाखों लोगों ने आंख बंद करके उन पर विश्वास भी किया। खैर, इस असीम शोहरत का अंत भी धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के गंभीर मुकदमों के साथ ही हुआ। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चमत्कार, पैसा और हेरफेर। इस तरह का अंधा विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है अलौकिक शक्तियों या चमत्कारों का भ्रम पैदा करना। लेकिन रैशनलिस्ट या तर्कवादी समूहों ने बार बार ये साबित किया है कि ये सब बस साधारण सी ट्रिक्स हैं। क्या सच में पवित्र जल छिड़कने से पत्थर फट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में उन पत्थरों में सोडियम के क्रिस्टल छुपे होते हैं, जो पानी के संपर्क में आते ही रिएक्ट करते हैं और फट जाते हैं। लकड़ी पर घी डालकर अचानक आग लगा देना, यह सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन का केमिकल रिएक्शन है। और हवा में तैरने वाला वो मशहूर चमत्कार, उसके पीछे बस चटाई के नीचे छुपा हुआ धातु का एक ब्रैकेट और रॉड होती है। यानी कोई जादुई शक्ति नहीं, बस बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, माइंड कंट्रोल की कार्यप्रणाली। इन फिजिकल ट्रिक्स से थोड़ा आगे बढ़ें तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी हमें समझाती है कि कैसे ये करिश्माई गुरु लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में छपी रिसर्च बताती है कि यह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हमारे बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सामाजिक स्तरों पर कैसे असर करता है। इसका सीधा मकसद होता है एक इंसान की अपनी खुद की पहचान को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि वो सिर्फ उनके इशारों पर नाचे। क्लिनिकल भाषा में इस पूरे खेल को स्पिरिचुअल अब्यूज यानी आध्यात्मिक शोषण कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पावर डायनामिक्स पूरी तरह से एक तरफा होते हैं। अथॉरिटी में बैठे लोग इसका फायदा उठाते हैं और फॉलोअर्स के अंदर पूरी तरह से निर्भरता और एक गहरा आघात या ट्रॉमा पैदा कर देते हैं। ये लोग जानबूझकर भावनाओं का शोषण करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, लिफ्टन के टोटलिज्म के मापदंड। इस पूरी ब्रेन वॉशिंग को और गहराई से समझने के लिए हमें डॉक्टर रॉबर्ट जे लिफ्टन के थॉट रिफॉर्म फ्रेमवर्क को देखना होगा।
कल्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक ये विनाशकारी समूह एक बहुत ही सदी हुई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिलैक्सेशन के नाम पर आपको हिप्नोटाइज करना, साथियों का अत्यधिक दबाव बनाना, नींद न पूरी होने देना और सबसे खतरनाक, पीड़ितों को उनके परिवार और पुराने रिश्तों से पूरी तरह काट देना। वो इंसान के मन में इतना अपराधबोध और डर भर देते हैं कि वो बाहर की दुनिया से ही अलग थलग हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते पर चलती है। शुरुआत में आपको मोक्ष या ज्ञानोदय का बड़ा सा वादा किया जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी अपनी सोच और इंडिविजुअलिटी छीन ली जाती है और उसे ग्रुप की भाषा से बदल दिया जाता है, और अंत में आपकी खुद की कॉग्निटिव थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप लीडर पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और आपको बाहरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बुरी और खतरनाक लगने लगती है। और अब 5वां भाग, डिजिटल स्कैमर का विकास। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में भरोसे और अथॉरिटी से खेलने के ये वही पुराने साइकोलॉजिकल तरीके म्यूटेट हो गए हैं। ये अब फिजिकल आश्रमों से निकलकर सीधे इंटरनेट की असीम दुनिया में आ चुके हैं। चोरी तो दोनों जगह भरोसे की ही हो रही है, बस तरीका बदल गया है। पहले एक गुरु आश्रम में बैठकर आपसे आंख मूंदकर आज्ञा मानने को कहता था, लेकिन आज के डिजिटल हेरफेर में इन अदृश्य स्कैमर्स को आपके सामने आने की जरूरत ही नहीं है। वो बस किसी और के स्थापित भरोसे को एल्गोरिदम के जरिए हाईजैक कर लेते हैं, जो हमें लाता है हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, ब्रांड जैकिंग और पहचान की धोखाधड़ी। ये आज के दौर का एक बहुत ही खतरनाक फिनोमिनन है जिसे ब्रांड जैकिंग कहते हैं। इसमें माइक्रो सेलिब्रिटीज या मशहूर हस्तियों की इज्जत को सोशल मीडिया फ्रॉड के लिए चुरा लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की एक हालिया रिसर्च बताती है कि कैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स और फैशन इन्फ्लुएंसर्स की भरोसेमंद डिजिटल पहचान को अज्ञात स्कैमर्स अपना हथियार बना रहे हैं। लोग अपने डॉक्टर या इन्फ्लुएंसर पर भरोसा करते हैं और स्कैमर्स फेक एंडोर्समेंट के जरिए उसी भरोसे का फायदा उठाकर उनके फॉलोअर्स को लूट लेते हैं। एक विक्टिम का कहना था, मेरी जिंदगी एक ऐसा डरावना सपना बन गई है जिससे मैं जाग नहीं पा रहा। सच बताऊं तो इन डिजिटल अपराधों का शिकार हुए लोगों का दर्द उन पुराने फिजिकल कल्ट्स के पीड़ितों से कुछ खास अलग नहीं है। इन डिजिटल विक्टिम्स और उनके ठगे गए फॉलोअर्स दोनों को एक बहुत ही गहरा, लंबे समय तक चलने वाला ट्रॉमा और विश्वासघात झेलना पड़ता है। इस पूरी चीज को अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक नया नाम दिया गया है, ब्रांड डेंटिंग। ये साइबर अपराध से होने वाला वो नुकसान है जो किसी इंसान के अंदर असुरक्षा की भावना को हमेशा के लिए घर कर लेता है। ये साफ दिखाता है कि एक डिजिटल स्कैम से होने वाला मेंटल ट्रॉमा किसी फिजिकल, आध्यात्मिक शोषण के मनोवैज्ञानिक घावों जितना ही गहरा और खतरनाक हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपको एक गंभीर सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जब धोखा देने वाला कोई गुमनाम स्कैमर इंटरनेट पर हूबहू आपके किसी भरोसेमंद दोस्त या जाने माने डॉक्टर जैसा ही दिखने लगे, तो क्या सच में कोई भी इस आर्किटेक्चर ऑफ डिसेप्शन से सुरक्षित है? जैसे जैसे लोगों के दिमाग से खेलने के ये तरीके हमारे डिजिटल फीड्स में विकसित हो रहे हैं, इस धोखे के पीछे की साइकोलॉजी को समझना ही हमारा और आपका एकमात्र सच्चा बचाव है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।